हाँ तो बच्चों, आज टॉपिक है ओम का नियम। इसके पहले टॉपिक कल हुआ था। सबसे पहले आवेश हुआ था, विद्युत धारा हुआ था, ठीक है, विभव और विभवांतर। इसके बाद जो आपका सिलेबस में अगला टॉपिक है वो है ओम का नियम। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम का नियम, ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। और इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे जो आपको इंटरमीडिएट और आगे कंपटीशन की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी काम आएंगे। तो बच्चों इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। आज ओम का नियम क्या होता है। ओम एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने जब चालक तार होते हैं उनका विद्युत धारा प्रवाह का अध्ययन कर रहे थे और विभवांतर, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच अध्ययन कर रहे थे, तब उन्होंने एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहा जाता है। इनके अनुसार, मतलब ओम के अनुसार, ठीक है, किसी चालक की, जैसे कि ये इसको आप जो है ये मार्कर है, इसको आप एक चालक मान लीजिए। किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाएं तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती अथवा समानुपाती होता है। ये उनका स्टेटमेंट है। जैसे कि ये कोई चालक तार है, ये हम एक चालक तार मान लें, ठीक, ये ए बिंदु है और ये बिंदु बी बिंदु है, ठीक है। किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाएं, ये कोई तार है, इस तरह से किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाएं। भौतिक अवस्थाओं का मतलब होता है भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे चालक की लंबाई, चालक का ताप, ठीक है, इसके चालक पदार्थ में जो बनी उसकी सांद्रता, ठीक है, घनत्व, ठीक है, द्रव्यमान, आयतन, ये सभी जो ये लंबाई, ताप, सांद्रता, घनत्व, द्रव्यमान और आयतन, ये किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं होती हैं। किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो ओम ने बताया यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब और सांद्रता, यहां पर एक दाब भी शब्द है, ठीक है, ताप, दाब, सांद्रता, आयतन, घनत्व इत्यादि नहीं बदला जाए, ठीक है, तो चालक के सिरों के बीच, इसके सिरों के बीच, ठीक है, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, ठीक है, उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित, जो इसमें प्रवाहित हो रही है वैद्युत धारा, उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बच्चों ओम का नियम है, ठीक है। विभवांतर विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती का निशान है। अब इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, सांद्रता, ठीक, ना बदली जाएं, इसमें सारी आप लिख सकते हैं, ना बदली जाएं तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती, यहां समानुपाती या अनुपाती कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, समानुपाती होता है, ठीक है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V हो, ठीक है, लिखेंगे यदि
चालक तार का विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा I हो तो ओम के नियमानुसार, ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है, V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक, V प्रोपोर्शनल टू I। यहां से आप यहां से यहां तक ये इनका स्टेटमेंट है, जो इन्वर्टेड कॉमा में है वो स्टेटमेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इस तरह से उतार सकते हैं। तो V प्रोपोर्शनल टू I हो गया। जब बच्चों हम जानते हैं कि ये जो प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती अथवा समानुपाती का निशान हटाते हैं, तो वहां पर एक कोई नियतांक लगाया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक नियतांक R मान लेंगे, R लगा देंगे तो हो जाएगा RI। V प्रोपोर्शनल V बराबर RI, ये बच्चों ओम का नियम है, ठीक। जहां लिखेंगे, जहां R बराबर R चालक तार का प्रतिरोध है, ठीक है। R को क्या कहते हैं, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। जहां R चालक तार का प्रतिरोध होता है, ठीक। अब इस सूत्र को हम यहां से समझते हैं। हमारा ओम का नियम कहता है V इक्वल टू RI, ठीक, V इक्वल टू RI, जहां R क्या है, प्रतिरोध है, ठीक, जिसे चालक तार का अथवा किसी पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। तो अब R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V, इस तरफ R बराबर हो जाएगा V गुणा में है तो इस तरफ भाग में आ जाएगा, तो V अपान I हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये हुआ, ठीक, कि यदि किसी चालक तार में, ओम का नियम कहता है कि यदि उसमें विभवांतर बढ़ेगा, ठीक, प्रवाहित विभवांतर उसमें धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक तार का हम विभवांतर बढ़ाएं तो उसके धारा का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ठीक। अनुक्रमानुपाती मतलब होता है ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। मगर यहाँ पर अनुक्रमानुपाती या समानुपाती है तो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, अर्थात अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा। V1 तो I1, V2 तो I2, V3 तो I3, ठीक, इस प्रकार से होगा। तो अब क्या होता है कि ये देखो, इसका मान 1 होता है, इसका मान 3/3, 1, 2/2, 1, 1/1, 1, ठीक। अर्थात तीनों कंडीशंस में हम विभवांतर और धारा का मान बढ़ाते जाएं तो हमको एक नियतांक मिलता है, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात चालक तार का प्रतिरोध एक नियतांक होता है, ठीक। तो ओम के नियम से हम कह सकते हैं किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसका मान नियत रहता है, ठीक। ओम का दूसरा नियम हो जाएगा, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध का मान सभी धारा और विभवांतर के मानों के लिए बराबर होता है या नियतांक होता है। तो ये बच्चों ओम का नियम हो गया। हम यहां से ओम का नियम कंप्लीट हो गया मेरा। अब हम देख लेते हैं कि R हमारा क्या था, प्रतिरोध था। V बराबर IR, तो R हमारा प्रतिरोध था, तो R बराबर हो जाएगा V अपान I। तो प्रतिरोध बराबर हो जाएगा, इसको हिंदी में लिख देंगे, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा या वैद्युत धारा, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, विभवांतर बटे धारा। तो अब विभवांतर बटे धारा हो गया। अब हम प्रतिरोध का मात्रक निकाल लेते हैं। कभी कभी प्रश्न आ जाता है बच्चों कि प्रतिरोध की परिभाषा बताइए, तो यहां से हम प्रतिरोध की परिभाषा बता सकते हैं
कि किसी चालक तार में प्रवाहित विभवांतर और धारा के अनुपात को, किसी चालक तार में प्रवाहित विभवांतर और धारा के अनुपात को उस चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। इसको R से प्रदर्शित करते हैं। यहां से आप प्रतिरोध की डेफिनेशन बता सकते हैं। यहां से प्रतिरोध की डेफिनेशन बता सकते हैं। अब क्या है कि अब जो है हम प्रतिरोध का मात्रक देखते हैं। ठीक, मात्रक इसका क्या होगा? तो मात्रक निकालने का बच्चों तरीका मैंने बताया था कि विभवांतर का मात्रक बटे धारा का मात्रक, दोनों मात्रक हम बता चुके हैं। विभवांतर का मात्रक क्या होता है बच्चों? वोल्ट होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। ठीक है, इस वोल्ट प्रति एम्पियर को कॉमन रूप से हम क्या कहते हैं? ओम। क्योंकि ओम ने नियम दिया था, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक, प्रतिरोध का एक साधारण मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसे ओम कहते हैं। अतः प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो बच्चों जैसे मैं बताता जाता हूं, आप उसी तरह नोट्स बनाते जाना। तो ये हमारा पूरा ओम का नियम खत्म हो गया। अब बच्चों आता है कि ओम के नियम का हम सत्यापन कैसे करते हैं। ओम के नियम का हम सत्यापन कैसे करते हैं? ओम के नियम सत्यापन करने के लिए ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए एक बच्चों ग्राफ बनाते हैं इस तरह से। ये वोल्ट है, इधर वोल्ट बढ़ेगा और इधर धारा बढ़ेगी इस तरह से। इधर 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ठीक है, वोल्ट। इस तरह से हमारा इधर वोल्टेज बढ़ रहा है, इधर धारा बढ़ रही है 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। इस तरह से हमारी ये धारा बढ़ रही है इस तरफ से ऐसे। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? एक परिपथ बना लेते हैं। हमने कल बताया था आपको परिपथ बनाना। यहां पर हम प्रतिरोध लगा देंगे इस तरह से। यहां पर हम कुंजी लगा देंगे ऐसे। अभी ये बंद है, खोल देंगे कुंजी। ठीक है, इस जगह हम ऐसे करके हम यहाँ पर वोल्ट मीटर V लगा देंगे, क्योंकि हमको नापना है। और यहाँ पर एम्पियर A लगा देंगे इस तरह से। और इस जगह बच्चों धारा नियंत्रक हम लगा देते हैं। ये हमारा धारा नियंत्रक है, धारा नियंत्रक। ये धारा नियंत्रक है। इससे क्या होती है, हम धारा नियंत्रण कर सकते हैं। जो धारा में ऊपर नीचे होता है, धारा कम ज्यादा होती है, उसको हम इससे हम नियत कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये हमारा एक परिपथ है। इस परिपथ की सहायता से हमें ओम के नियम का सत्यापन करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी एक पॉइंट पर, अब इसको कुंजी खोल देते हैं, तो पूरे परिपथ में धारा बहने लगती है। पूरे परिपथ में धारा बहने लगती है। जब यहाँ पर वोल्टेज का मान 0.2 होता है, तब यहाँ पर हम एम्पियर का मान देख लेते हैं। ठीक, किसी चालक में हमने यहाँ बैटरी से
यहाँ ये बैटरी है 0.2 का वोल्टेज दिया। जब 0.2 का वोल्टेज दिया तो पूरे परिपथ में 0.2 का वोल्टेज दौड़ने लगा। तो ये हमारा वोल्ट मीटर लगा है, इससे हम बता सकते हैं कि कितना हमारा वोल्टेज है। तो वोल्टेज कितना है, 2 है, ठीक है, 0.2 है। तो 0.2 वोल्टेज में हमारा एम्पियर कितना बताता है, एम्पियर कितनी आती है रीडिंग, 0.2 एम्पियर आती है। तो यहाँ 0.2 आ गया। अब इस तरह से यहाँ पर ऐसे डाट मिला लेते हैं, ठीक, इतने पर इतने आता है। अब धारा नियंत्रक की सहायता से इसके मान में परिवर्तन करते हैं और यहाँ पे 0.4 वोल्ट देते हैं। तो यहाँ 0.4 हमें एम्पियर धारा प्राप्त होती है इस तरह से। तो इसको हम ऐसे करके ऐसे ऐसे मिला लेते हैं। इसके बाद बच्चों इसी तरह धारा नियंत्रक की सहायता से इसके मान में परिवर्तन करते हैं। तो इसका मान भी उसी अनुपात में बदलता है जिस अनुपात में हम वोल्टेज का मान परिवर्तित करते हैं, उसी अनुपात में हमारा धारा का मान भी परिवर्तित होता रहता है। तो इस तरह से हमको पॉइंट प्राप्त हो जाते हैं। जब इनको खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है बच्चों। एक सीधी रेखा का मतलब ये है कि इसका जो प्रतिरोध है चालक तार का, मतलब एक चालक तार के द्वारा काम करेगा, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, एक नियत है, ठीक है। सीधी रेखा का मतलब अगर इधर ऐसे जाता तो उसके मान में धारा और वोल्टेज के जो आपस में मान बदल रहा है उसके मान में परिवर्तन हो रहा है। इधर जाता तो परिवर्तन हो रहा होता, नियत न होता, ठीक। एक सीधी रेखा जा रही है, इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रतिरोध है, चालक तार का प्रतिरोध है, वो नियत है, ठीक। तो बच्चों इससे सिद्ध हो जाता है कि V/I, ठीक, दोनों का अनुपात देखेंगे, दोनों का अनुपात हमारा हर बार बराबर आता है। कितना आता है, बराबर आता है, ठीक है। R कितना रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, ठीक। तो इस प्रकार ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। आप ग्राफ और इस परिपथ की सहायता से और जो मैंने बताया उसके सहायता से आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं बच्चों। बहुत ही सिंपल था, कोई कठिन काम नहीं है, बस 1-2 बार वीडियो देखेंगे, बस आसानी से हो जाएगा। अब बच्चों हमारा प्रतिरोध हो गया, ओम का नियम हो गया, ओम के नियम का सत्यापन हो गया। अब जो पदार्थ का प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, हम इसका जिक्र करते हैं। हेडिंग डालेंगे प्रतिरोध की पदार्थों पर निर्भरता। तो बच्चों चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो बच्चों 3 बातों पर मुख्यतः निर्भर करता है। जैसे कि ये कोई हमारा चालक तार है, ठीक, इसमें विभवांतर V बह रहा है, धारा I बह रही है, ठीक, और इस चालक तार का प्रतिरोध R है, हम मान लेंगे, अभी बताया है, ठीक है, कि इसमें धारा I है, इसका विभवांतर V है और प्रतिरोध R है, ठीक। तो प्रतिरोध की पदार्थों पर निर्भरता क्या होती है, यदि किसी चालक तार की ये लंबाई, जैसे L लंबाई है, ठीक है, यदि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, ठीक। तो प्रतिरोध की निर्भरता बच्चों लिखिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चालक तार का प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती होता है। चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल टू L। नंबर दूसरा है
चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट परिच्छेद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात R प्रोपोर्शनल टू 1/A। इस चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, जो कि हम इसको A मान लेते हैं। ठीक है, तो R प्रोपोर्शनल टू 1/A एंड R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L। ये दो पॉइंट्स हैं, R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू A। तीसरा पॉइंट होता है, किसी चालक तार का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो यहां पर तीसरा पॉइंट लिख लेंगे, किसी चालक तार का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब इन दोनों नंबरों को हम कंबाइंड कर लेंगे तो पॉइंट 1 व बिंदु, ठीक है, या नियम 1 व 2 से R प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, I/A हो जाएगा। ठीक, तो R इज इक्वल टू, यहां पर जब प्रोपोर्शनल कभी भी बच्चों हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, तो यहां पर आ जाएगा K, ठीक है, L/A। ये हमें एक सूत्र प्राप्त हो गया, जहां K क्या है, चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध है। बहुत इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक, तो ये इसको बच्चों समझ लीजिए, एक R बराबर K इंटू L/A, जहां K क्या है, चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक, कभी कभी परिभाषा आ जाती है कि विशिष्ट प्रतिरोध के लिए सूत्र लिखिए, तो अब यहां से हम सूत्र लिख सकते हैं बच्चों बड़े आसानी के साथ। तो K बराबर क्या हो जाएगा, यहां से लिखेंगे R इज इक्वल टू K L/A, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो KL बराबर हो जाएगा RA, तो K बराबर हो जाएगा RA/L, तो K इज इक्वल टू हो जाएगा R। जो ये विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र आ गया। अब हम आगे इसके समझते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा और विशिष्ट प्रतिरोध का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का हम सूत्र आ गया, परिभाषा समझते हैं और हम मात्रक समझते हैं आगे। तो देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको साफ कर सकते हैं। तो बच्चों हम इसको कर लेते हैं, K बराबर RA/L। किसी किसी बुक में L कैपिटल में लिखा होता है, तो वो लंबाई ही है, उससे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यदि L बराबर 1 और L बराबर 1 और A बराबर 1, यहां पर 1 रखेंगे, यहां पर 1 रखेंगे, तो K बराबर R आ जाएगा, तो होगा K बराबर R। ठीक, तो इसकी परिभाषा, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि किसी एकांक लंबाई वाले चालक तार का प्रतिरोध, एकांक लंबाई वाले चालक तार का प्रतिरोध जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 हो, तो उसका प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध
उसके प्रतिरोध के बराबर होता है। यदि किसी चालक तार का यदि किसी चालक ऐसे लिखेंगे, यदि एकांक लंबाई वाले चालक तार जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो तो उसका प्रतिरोध तो उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक, चालक का प्रतिरोध, ठीक है, उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। ये हमारी विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा है। विशिष्ट प्रतिरोध के किस दर्शाया है, तो इसकी ये बच्चों परिभाषा है। इसको परिभाषा लिख लेंगे। अब इस सूत्र से हम क्या करेंगे, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकाल लेंगे। मात्रक क्या हो जाएगा, अब के का मात्रक हमको निकालना है, तो आर का मात्रक, ठीक, आर क्या होता है, के बराबर आर का मात्रक हमने बताया है ओम होता है इसका। ए क्या है, क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। यल क्या है, लंबाई है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। मीटर से एक स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा, तो के का मात्रक आ जाएगा ओम मीटर। ठीक, ओम मीटर, अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। तो ये बच्चों इस प्रकार आपका ये टॉपिक प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन, ये चारों टॉपिक हो गए हैं। बहुत अच्छे से आप इनको पढ़ना, बहुत ही सरल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हाई स्कूल और 12वीं, इसके बाद कंपटीशन के एग्जाम जो होते हैं उसमें भी इसके प्रश्न आते हैं। कभी कभी आ जाता है विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र लिखिए, तो हम सूत्र ये लिख देंगे। विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा लिखिए, ये लिख देंगे। विशिष्ट प्रतिरोध का सबसे इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो ये सारा आपका कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे।